PDF। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक कल हो गया था बच्चों, इसके सारे एडजस्टमेंट वगैरह सब देख लिए थे, डिविडेंड की भी कल बात कर ली थी। आई होप आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अब क्लियर होगा। डिविडेंड की कंडीशन एक बार फिर बता देता हूँ। अगर आपको लॉस हुआ है, बार बार बोलता हूँ, या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो आपको चार कंडीशन पूरी करनी है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप जितना डिविडेंड देना चाहो दे सकते हो, लॉस में नहीं दे सकते। अब लॉस में आपकी 4 कंडीशन, इसके हिसाब से 5, हमारे हिसाब से 4। नंबर 1, आप जो डिविडेंड दोगे वो पिछले 3 सालों में जो आपने डिविडेंड दिया है उसकी एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं दोगे, एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं दोगे। नंबर 2, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज़्यादा नहीं दोगे। नंबर 3, जो भी डिविडेंड आप दोगे वो देने से पहले आप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और प्रीवियस ईयर के लॉसेस या करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करोगे, मतलब माइनस करोगे, फिर डिविडेंड दोगे। और लास्ट, डिविडेंड देने के बाद आपका जो फ्री रिजर्व का बैलेंस है, फ्री रिजर्व का बैलेंस वो पेड अप कैपिटल के 15% से बिलो नहीं होना। तो आपको क्या करना है, पहले पेड अप कैपिटल का 15% निकालना है। वो तो निकाली लोगी, पेड अप कैपिटल क्वेश्चन में होगी। अब पेड अप कैपिटल का 15% हो गया 15 लाख। तो अब आपने रिजर्व में से डिविडेंड दिया, अब आपके पास रिजर्व थे 25 लाख के, और आपने 12 लाख का डिविडेंड दे दिया, ये तो 13 हो गया, जबकि 15 होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 12 की जगह डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, 10, क्योंकि आप अगर 12 का डिविडेंड दे दोगे तो फिर रिजर्व विल फॉल बिलो 10%, अरे बिलो 15%, एंड दैट वुड नॉट फुलफिल द कंडीशंस गिवन इन सेक्शन 123 है शायद ये। तो वो डिविडेंड का वाले उसमें आपको देखना है चैप्टर में, सामने बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट 3 दिन से याद करा रहा हूँ, अब तो याद हो गया होगा, आई होप सो। पहले भी बहुत बार पढ़ा है यार, क्लियर है ना। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को वही ले पॉज करते हैं इसको 1 मिनट। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में जितना मैं देख पा रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ ट्रायल बैलेंस दे रखा है। आपको ट्रायल बैलेंस को जमाना तो आता है, आई होप सो। हम तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो बिल्कुल ही लल्लू लपाक क्वेश्चन है। तो पहले अपन क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्या करेंगे, चलो यहाँ देखो बच्चों, इन्वेंट्री ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ये P&L में आएगी, और P&L में भी लिखते जाओ किस में, चेंज इन स्टॉक में, ठीक है। फर्नीचर बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट, डिस्काउंट ये तो खर्चा है P&L में भी अदर में, अदर का आपसे ओ लिखूंगा। लोन टू डायरेक्टर, अब देखो डायरेक्टर को लोन दिया है तो ये एसेट है और ये एडवांस है। अब अगर मैं मानूँ कि शॉर्ट टर्म एडवांस है तो CA में, और लॉन्ग टर्म एडवांस है तो NCA में। क्या मानूँ, अब इसने तो कुछ दिया नहीं है। हाँ शॉर्ट टर्म मानो, क्योंकि डायरेक्टर को लोन दिया है ना। किसी पर्सन को लोन देते तो ऐसे तो बोलते नहीं, आराम से दे देना, जब आए तब। 10-20 साल तक मैं कौन सा मर रहा हूँ, दे देना आराम से। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आप जब किसी बंदे को पैसे देते हो, मतलब डायरेक्टर को दिया, प्रमोटर को दिया, तो ये अपन ये मान सकते हैं कि इसको कोई इंस्टॉलमेंट में थोड़ी पैसे देगा। ये आज दिए ज़्यादा या 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने में दे देगा वापस, ठीक है। तो इसको अपन बाय डिफॉल्ट शॉर्ट टर्म मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आएगा CA में, लो शॉर्ट टर्म एडवांसेस में। अब ये एडवर्टीजमेंट है P&L में O, बैड डेप्स P&L में O, कमीशन P&L में O, मटेरियल कंज्यूम इसका तो हेड है पूरा, P&L में हेड है पूरा। मशीनरी ये भी NCA में NCA में PP। रेंटल्स ये तो रेंट पे किया है, P&L में O। करंट अकाउंट बैलेंस शीट में करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी करंट एसेट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये P&L में फाइनेंस कॉस्ट। प्रिलिमिनरी P&L में अदर। फिक्सचर NCA में PP। वेजेस P&L में एम्प्लॉय बेनिफिट EB। कंज्यूमेबल्स P&L में सेपरेट हेडिंग। फ्री होल्ड लैंड बैलेंस शीट में NCA नॉन करंट एसेट। अब ये इक्विटी शेयर्स ये शेयर होल्डर फंड कैपिटल वही है ये। फिर ये नॉन करंट लाइबिलिटी ये भी नॉन करंट, ये करंट लाइबिलिटी। ये P&L में RFO रेंट रिसीव, ये P&L में अदर इनकम। ट्रांसफ़र फीस P&L में, चलिए पीच इनकम है क्या, ऑल क्या है फिर, क्रेडिट साइड में दे रखा है। डेबिट साइड में हमें 2 चीज़ें मिलती है, एसेट
और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में हमें दो चीज़ें मिलती है, लाइबिलिटी और इनकम। पी एंड एल, अब पी एंड एल तो हम निकालते हैं ना, तो ये पुराना बैलेंस होगा, पुराना अभी तक का, तो ये आएगा रिजर्व्स एंड, और ये डेप्रीसिएशन ये मशीनरी में से ही लेस होगा, तो इसको भी मैं लिख देता हूँ एनसीए में पीपीई, और कल भी बताया था ये एनसीए में से ही क्या होता है, लेस होता है। हो गया ये पूरा। एडजस्टमेंट में तो सिर्फ करंट क्लोजिंग स्टॉक ही है। तो अब आप लोग सॉल्यूशन खोलो और एक एक करके देखो, पहले क्या बनाया है, पहले पी एंड एल बनाया होगा, पहले बैलेंस शीट बनाई होगी, अपन पहले पी एंड एल बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में है ना, थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, कल भी बोला था, वैसे ही इसका फॉर्मेट है जो इसको बहुत बड़ा बना देता है। नोट्स टू अकाउंट अगर हम सबके बनाने बैठेंगे तो पागल पागल हो जाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में थोड़ा दिमाग लगाना, मेरी तरफ देख लो, पहले सुन लो। अभी जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी है, अब नॉन करंट लाइबिलिटी में आपने देख लिया गिनती की दो चीज़ है, ये और ये। अब मत बनाओ इसका वर्किंग नोट, वहीं नॉन करंट लाइबिलिटी में नीचे लिख दो डिवेंचर्स और बैंक लोन, कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे, ठीक है। थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना, हर चीज़ के नोट बनाने बैठूंगा पागल। अब अदर एक्सपेंस इतने सारे हैं, इनको क्या लिखने बैठूंगा, तो इसका तो नोट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक आध चीज़ में, अब जैसे करंट लाइबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेएबल है, तो वहीं लिख दो करंट लाइबिलिटी डैश करके नीचे ट्रेड पेएबल। क्यों ना इसका क्या नोट बनाऊँ नीचे, दिमाग लगाना। ये तो बनाएगा तो पागल का बच्चा है, ठीक है, तो इसको थोड़ी पेपर देने हैं, अपन को देने पेपर। सुनो शुरू करूँ, सबसे पहले मैं क्या लूँगा, पी एंड एल बनाऊँ पहले। पी एंड एल में आरएफओ में देखो 42,68,000 और अदर इनकम में इन दोनों को जोड़ के आ रहा होगा 56, ठीक है बच्चों। इसको मुझे अलग से लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, है ना। इसमें मैं ये लिख दूँ, उसके बाद समझ में आ रहा है ना तुम्हें, है ना, टाइम वेस्ट ज़बरदस्ती का ही करना है। तो ये जमा हुआ है, आरएफओ हो गया, फॉर्मेट याद कराना था 3 दिन से करवा दिया, आरएफओ हो गया, अदर इनकम हो गया। अब खर्चे, खर्चे तो अपने दिमाग में खुद ही सोच लो, 7 खर्चे हैं। पहला खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम मुझे दिखा था, ये रहा कंज्यूमेबल, देखो 84 आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऊपर है 2390, सर वो बीच में देखो, हाँ सर सॉरी, हाँ मटेरियल कंज्यूम 23,19,000 आ रहा है ये। उसके बाद आता है हमारा परचेज, ठीक है, तो वो परचेज देखो, नहीं है, चेंज लगा दो, चेंज इन स्टॉक लगा, ठीक है, चेंज इन स्टॉक ले चेंज इन स्टॉक में इन्वेंट्री ओपनिंग वाली 680 है, क्लोजिंग वाली नीचे है, तो 680 में से वो हटा दो तो शायद माइनस में आएगी, हो तो 823 थी शायद, 680 माइनस 823 कितने हैं, 143 माइनस आ रहा है। टिक करते जाओ भाई, पेन हाथ में लो, ऑडिटर हो अभी आप, ऑडिटर टिक करो, ठीक है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक के बाद क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट भी हमें मिला था, ये रहा वेजेस, ठीक है, तो ये ले लो 9 लाख आ रहा है, 9 लाख टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर वेजेस के बाद फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट भी हमने लिखा था। अरे यार मैं तो टिक कर ही नहीं रहा हूँ, टिक तो हमें भी करते रहना है भाई। ये ले लिया, और क्या क्या ले लिया मैंने, वेजेस ले ली, एम्प्लॉय बेनिफिट में ले लिया, उसके बाद मटेरियल कंज्यूम ले लिया, इधर सेल ले ली, रेंट ले लिया, ट्रांसफ़र फीस ले ली, ठीक है। टिक करना बहुत ज़रूरी है भाई, कुछ रह ना जाए। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बैंक लोन में फाइनेंस कॉस्ट आ गया, ये भी ले लिया, ठीक है। तो मैं पता है अपन ऑडिट में ऐसे साइन करते हैं, ऐसे सिखाएंगे तुम्हें आर्टिकलशिप में। अपन किसी भी चीज़ को चेक करते हैं ना तो ऐसे नहीं करते, अपने ऑडिटर वाले साइन ऐसे होते। अब जैसे आपके सामने किसी ने 5 लाख का बिल ला के रख दिया, अब आपको 5 लाख की परचेज चेक करनी है, 50,000 का बिल, 2 लाख का बिल, 20,000 का बिल, 80,000 का बिल, आप चेक करते जाओगे उन बिलों को, तो आप ऐसे साइन लगाओगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये अपने ऑडिट वाले साइन, ठीक है। चलो इसके बाद ये हट जाता है ना। नेक्स्ट डिबेंचर का इंटरेस्ट हमने ले लिया, बैंक लोन। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आता है आपका, डिबेंचर का भी इंटरेस्ट है। रुक जाओ, अब ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको याद आता कि नहीं आता ये, लेकिन अभी हर क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि लोन हो या डिबेंचर हो और उसकी ब्याज की रेट गिवन हो तो उसका इंटरेस्ट भी लेना है, बोले या ना बोले। इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो ये देना ही पड़ता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है हालांकि, लेकिन ये बैंक लोन पे है, तो हमें डिबेंचर पे भी लेना है, बोले या ना बोले, ये हमें याद रखना है। तो 5 लाख का 11% लो, 55,000, तो वो 55 लो और 1,16 ये लो, तो 55 और 1,16 कितने हो जाएंगे, 1,71 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। हाँ, और ये बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा ना। हर वो चीज़ जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आती वो 2 जगह इफेक्ट डोलती है। बेसिक से मत भटक जाना भाई,
हर वो चीज़ जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आती वो कम से कम 2 जगह इफेक्ट डालती है, वो P&L में भी आती है और बैलेंस शीट में भी आती है, क्योंकि हमारी अकाउंट्स चलती है डबल एंट्री सिस्टम पे। किस पे चलती है? तुम्हें पता है रेलवे डबल एंट्री सिस्टम पे नहीं चलता रेलवे, इसलिए वहाँ पे ऑडिटर्स और अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का स्कोप नहीं होता। सीए इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से मांग कर रहा है कि रेलवे को डबल एंट्री सिस्टम पे चलाओ। जिस दिन रेलवे डबल एंट्री सिस्टम पे चल गया ना, तो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और खुल जाएंगी, तो हमारा प्रोफेशन तो जने कहाँ का कहाँ चला जाएगा। क्योंकि हाँ, अब तो किसी और के लिए भी हो गई है, वो CAG कर देता है काफ़ी कुछ, तो उसमें वो अकाउंट्स की वो जिस दिन आ गया। तुम्हें पता है जब पहले रेल बजट और जनरल बजट अलग अलग आते थे 17 के पहले, 17 से फिर एक आने लग गए। रेल बजट अलग क्यों आता था? रेल में इतना पैसा है ना जिसकी कोई हद नहीं है, समुंदर है वो तो। और वो जिस दिन वो डबल एंट्री सिस्टम पे चल गया और वहाँ पे अकाउंट्स के दरवाजे खुल गए, मज़ा आ जाएगा। चलो खैर, तो डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है तो हर चीज़ कम से कम 2 जगह पे अफेक्ट डालेगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, फिर आप तो लाइन से ही चलना। फाइनेंस के बाद क्या था? डेप एंड अमोर्टाइजेशन। डेप एंड अमोर्टाइजेशन, ये रहा डेप, लेकिन ये तो पुराना वाला डेप है। अब अभी नया वाला कितना लगेगा वो इधर होगा, खर्चे नहीं है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब सर जैसे आपने इंटरेस्ट के ऊपर रेट अपने आप लगा ली, डेप भी अपने आप लगा लो। कहाँ से लगाऊं? बिना रेट के हलवा है क्या? रेट कहाँ से लूँ? इनकम टैक्स वाली ले लो सर, मशीन पे रेट इनकम टैक्स में 15% है, ले सकता हूँ क्या? इनकम टैक्स पढ़ लिया ना तुम लोगों ने? ये नहीं पढ़ा अभी। इनकम टैक्स में हर मशीनों की, हर चीज़ के ऊपर रेट है। मशीन पे रेट है 15%, जनरल, प्लांट एंड मशीन पे, तो वो ले लूँ? नहीं, ऐसे पागल बने मत करना, ठीक है? अपन को अपनी मर्जी से थोड़ी डेप लगाना है, तो डेप नहीं होगा। देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का कॉलम नहीं होगा, नहीं है। अब अदर में तो बहुत सारी चीज़ें थी। चेंज इन स्टॉक तो मैंने ले लिया, फर्नीचर ये P&L में अदर में आएगा। देखो डिस्काउंट आ रहा होगा, अदर का नोट्स अकाउंट खोल लो जल्दी से, अदर में आ रहा है डिस्काउंट, टिक करते जाओ फटाफट, ऑडिटर बन जाओ। एडवर्टीजमेंट टिक कर लो, बेड डेप्स टिक कर लो, कमीशन टिक कर लो, रेंटल टिक करो, ये भी अदर में था, तुरंत हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी अदर में था, देखो आ रहा है क्या 10,000। फिक्सचर ये तो NCA है। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल भी अदर में आएगा, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आया, तो जो इसका कोई नहीं है उसका अदर है। आ गया ये फ्री होल्ड नहीं आई है, इधर तो इनकम है। हो गया खा गए खर्चे, तो अदर में टोटल करके ले लो। कोई खर्चा रह गया क्या अदर में? नीचे भी है। अच्छा ये क्वेश्चन नीचे भी है, लो 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 लो। वे यार ये तो मेरी पूरी पिक्चर बन गई। चलो कोई बात नहीं, हाँ टंडू टंडू क्या करेंगे करके। चलो हाँ यहाँ देखो, डीलर एड ये आ गया अदर में, ट्रांजिट इंश्योरेंस अदर, ट्रेड एक्सपेंस अदर, डिस्ट्रीब्यूशन अदर। अब अच्छा ये था यार ज़बरदस्ती अपन ने, आउटस्टैंडिंग में थोड़ी लेंगे। अब ये रहा, मैंने तो नीचे पढ़ा ही नहीं था। अगर ना होता तो भी लेते हम, क्योंकि डिवेंचर की रेट थी और हमारा ही 55 ही आ रहा था वैसे। लेकिन अब बस ये फ़र्क पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना, तो ये अब आउटस्टैंडिंग में नहीं आएगा, ये सिर्फ खर्चा है, ये एक ही जगह आएगा, ये उधर नहीं आएगा। समझ गए बच्चों? चलो हो गया ये पूरा। अब मेरे वो पूरे नामकरण तो हट ही गए, आपका P&L पूरा बन गया। RFO आ गई, अदर इनकम आ गई, सारे खर्चे आ गए। RFO और अदर इनकम का टोटल कितना आ रहा था? 4324। और सारे खर्चों का टोटल कितना आ रहा था? 3723। और इनकम तुमने कम बताई, 24 बताई, 43 बताई, ठीक है। तो उसमें से वो जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 6,01,000। प्रॉफिट आ गया 6,01,000। ये हमारी एक चीज़ बन गई, ठीक है। तो अगर 12 का क्वेश्चन आता है तो 5 मिल गए, 7 बैलेंस शीट के होंगे, ठीक है। चलो अब 7 बैलेंस शीट के गपाड़ो। बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी, उसमें आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आती है शेयर कैपिटल, देखो 25 लाख आ रही होगी, आ रही है। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ देखो रिजर्व में सबसे पहले P&L आ रहा होगा 139, आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों। इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट तुमने बताया 6,01,000, वो ऐड हो रहा होगा, तो 139 में 6,01,000 जोड़ो, 7,40,000 रिजर्व एंड सरप्लस आ रहे हैं। यहाँ देखो अब सामने रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व वगैरह और कुछ भी नहीं है मेरे पास, नहीं है ना, तो ये दोनों हो गए। इसके बाद लाइन से चलना, आप अपना फॉर्मेट मत भूलना। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नहीं तो फिर गलती होगी।
ठीक है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में मैंने दो चीजें टिक करी थी, एक तो डिवेंचर और एक बैंक लोन। देखो दोनों आ रहे हैं एनसीएल में। उसके बाद सीएल। सीएल में करंट लाइबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल आ रहा था 281 आ रहा है, टिक कर लो, आ रहा है 281, हो गए सारे, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई, शेयर होल्डर फंड आ गया, तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया। कितना है बैलेंस शीट का टोटल? 46,66,000। अब मैं लूंगा क्या? एसेट। एसेट में मैं पहले लूंगा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में पीपी। नॉन करंट एसेट में पीपी अभी मैंने पहले लगा रखी थी। फर्नीचर आ रहा होगा 2 लाख आ रहा है। उसके बाद मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी 860, लेकिन इसमें से 146 का डेप माइनस हो रहा होगा, तो 860 में से 146 हटा देना, 714 आ रहा है। फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया। बच्चों प्लीज कान खोल के सुनते रहना। फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, रेंटल वेंटल फिक्सचर्स आ रहे होंगे 3 लाख के। देखो लैंड आ रही होगी 15,46,000 की, ये भी आ रही है। कैलकुलेटर हाथ में लेना, पेन हाथ में लेना। टूल्स एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा 245 का, और गुडविल भी इसमें ही आती है 265 की। हालांकि गुडविल इंटेंजिबल में आती है, लेकिन आती पीपीई में, तो गुडविल भी आ गई 265 की, आ गई। और ये सारे तो अपन ने पहले ही खर्चों में ले लिए थे। अब सबका टोटल बता दो कितना हुआ। अगर नहीं लिया उसने गुडविल को, कैसे नहीं लिया? अरे पागल है क्या? इंटेंजिबल एसेट में शो किया होगा, बेवकूफ़ है क्या? नोट 2 में नहीं लिया ना, कोई बात नहीं। नोट में क्यों लेगा वो? इंटेंजिबल में एक ही तो चीज थी, एक चीज का क्यों नोट बनाएगा? एक चीज तो बैलेंस शीट में ही ले लेगा डायरेक्ट। ले ली सब मिलाकर, कितनी लिए पीपी, टेंजिबल इंटेंजिबल सब मिला के बोलो ना यार। हाँ अलग ब्लॉक ही बना लिया उसने इंटेंजिबल। हाँ अलग ही बनता है भाई, अलग ही बनता है, ऐसे ही होता है। गलत नहीं किया है उसने, बस एक गलती ये कर दी, पीपी डैश करके यहाँ लिखना चाहिए था टेंजिबल, और फिर नीचे लिखना चाहिए था इंटेंजिबल। इस तो अरे मुर्सा पॉज कर, तो मैं वो 11 तक ले लेने देना। अब पीपी में टेंजिबल भी आ गई और इंटेंजिबल भी आ गई। अब करंट एसेट लेंगे, सारी करंट एसेट ले लो। हमने तो मार्क कर ही रखा था। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2-3 चीज थी तो नोट बनाया है। क्या क्या था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? ये रहा कैश और अदर बैंक बैलेंस तो नील था, कैश था और करंट अकाउंट का बैलेंस था। करंट अकाउंट 45 था और कैश कितना था? 8 था, दोनों आ गए। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा? इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, ये तो डायरेक्ट गिवन था। कैश का नोट बना लिया, शॉर्ट टर्म एडवांसेस और लोन टू डायरेक्टर आएगा, तो लोन टू डायरेक्टर 80,000 था, वो आ गया। टोटल सेम ही आएगा 46,66,000, 46,66,000। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। हाँ बिना लाइन का है, क्या करें? बिना लाइन का है, कोई बात नहीं। देखिएगा आपको P&L और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रायल बैलेंस में से आपको वही 2 साइड दे रखी है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। आपको क्रेडिट साइड में ऑथोराइज कैपिटल है जो बैलेंस शीट में नहीं आती, 15 लाख रुपए। ऑथोराइज कैपिटल सीधी कहाँ आएगी? नोट्स टू अकाउंट में। देखो नोट्स टू अकाउंट में अभी हाथों हाथ ही चेक कर लो, 15 लाख आ रहे हैं नोट्स टू अकाउंट में, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आएंगे। अब है ना, मेरी बात सुनो, ये नामकरण तो करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो कर लेंगे अपन। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है। सारी चीज़ें दे रखी है डेबिट में और क्रेडिट में, और नीचे एडजस्टमेंट्स है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखो लाइन अलग नहीं खींच रखी, एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ देखो जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है ये एक तो P&L में आएगी, एम्प्लॉय बेनिफिट में, और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि पे करना है ना अभी। और करंट लाइबिलिटी में कोई हेड नहीं है तो ये किधर आएगी? अदर में। ये पहले करते चलना, हो गया ये। उसके बाद आप है ना, आपके लिए लिख रहा हूँ मैं, यहाँ आप लिख लो, मैं अभी हटाऊंगा तो पूरा फिर ऊपर जाना है मुझे। इन्वेंट्री क्लोजिंग 31 मार्च की। अब ये 31 मार्च की है, तो एक तो ये P&L में आएगी, चेंज इन स्टॉक में आएगी, नहीं आएगी? ठीक है, दोनों के लिए ये होगा। लेकिन हाँ, इसमें से अगर कोई चीज़ कंज्यूमेबल्स में आती है, मटेरियल कंज्यूम है, तो फिर मटेरियल कंज्यूम में आएगी, और फिनिश गुड है तो चेंज इन स्टॉक में आएगी। उस दिन बताया था आपको बराबर से, एक बार फिर सुन लेना। अगर मान लो मैं मटेरियल लाता हूँ, मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं मटेरियल लाऊंगा तो अपने धंधे में ही कंज्यूम कर लूँगा, और ट्रेडर हूँ तो ला के बेचूंगा। तो अगर ट्रेडर हूँ तो चेंज इन स्टॉक में आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और कंज्यूमेबल्स है
तो वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, तो उसमें भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला बताया था ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो एक तरीके से वहां भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है और यहाँ भी ओपनिंग माइनस, लेकिन प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने इसे भी चेंज इन स्टॉक में दिखा दिया मटेरियल कंज्यूम को, तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके नंबर कटेंगे। तो याद रखना, जो मटेरियल कंज्यूम है वो मटेरियल कंज्यूम में आएगा, जो फिनिश गुड है वो चेंज इन स्टॉक में आएगा। WIP है तो वो भी चेंज इन स्टॉक में आएगा, लेकिन मटेरियल चेंज इन स्टॉक में चलो, तो एक तो ये दोनों आएंगे P&L में, और ये भी किधर आएगा, P&L में। अब या तो ये स्टॉक में आएगा या मटेरियल कंज्यूम में, पूरा बराबर लिख दो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये लोग करंट एसेट में, इन्वेंट्री में भी आएंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, इन्वेंट्री में। दो हो गया सब। जो फूड स्टफ इनका शायद कुछ बार है, पहली लाइन में पढ़ो, क्योंकि वाइन सिगरेट विगरेट बेच रहा है ना, ये खाना पीना सब बेच रहा है। कौन है ये, देखो होटल है, ठीक है। तो ये फूड स्टफ वगैरह भी देते हैं, और ये भी सब चीज़ें देते हैं, सिगरेट वाइन बियर, और ये दूसरी सर्विसेज के भी पैसे लेते होंगे होटल में, रूम वूम के। तो इनका रेवेन्यू भी 2-3 तरह का होगा, और खर्चे भी बहुत तरह के हैं। खर्चे तो बहुत तरह के ही होते हैं। डेप्रीसिएशन, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, P&L में आएगा, डेप्रीसिएशन में, और NCA में, PPE में लेस होगा। ये जुगाड़ आपको पहले करना पड़ेगा सब कुछ, ताकि आप लाइन से करते चलो। आपके सामने क्वेश्चन सामने खुला हुआ होगा, आंसर शीट सामने होगी, भमा भम उठा के पटकना है बस। यहाँ से लिया यहाँ रखा, यहाँ से लिया यहाँ रखा, यहाँ से लिया यहाँ रखा। लेकिन जो चीज में अभी कोई कैलकुलेशन होती ना, तो वहां फिर भी कम चांस थे एरर के। यहाँ लेकर पटकना है सिर्फ, लेकिन क्योंकि लंबी चीज है, अभी मैंने पीछे नहीं देखा, आधी चीजें तो नीचे लिखी हुई थी, तो एक आध चीज भी कुछ इधर उधर ऊपर नीचे हुई ना, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती। एक बार में होना तो वैसे भी बहुत महान काम है। तो इसमें तुम ये मान के चलना 12 में से 12, 16 में से 16, कभी कभी 20 का भी आता है, तो 20 में से 20 बहुत बड़ी बात है लाना, ठीक है। छोटे छोटे मार्जिन ऑफ एरर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर हम टिक करके ऑडिटर की तरह काम करेंगे, एक एक चीज को बच्चे की तरह लिख के करेंगे, तो चांसेस है कि एरर ना हो। चलो यहाँ देखो, अब इक्विटी शेयर कैपिटल 720 है ओपनिंग में, क्लोजिंग में देखो कितनी है। ओपनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है वैसे, क्लोजिंग में कितनी है शेयर कैपिटल, देखो क्लोजिंग में 8,05,000, टिक करो उसे, 8,05,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनो इधर, और ओपनिंग में देखो कितनी है, 8,05,000 है, 720 है, और क्लोजिंग में कितनी है, 8,05,000। ये एडजस्टमेंट थोड़ा 12 से रिलेटेड है, अच्छे से देखना। 6,000 शेयर्स तो फुली पेड है, और 2,000 शेयर पे सिर्फ 60 रुपये ही आए थे। अक्टूबर में हमने 40 रुपये की कॉल और मंगा ली, तो 60 और 40 ये भी फुली पेड हो गए। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, उसने हमें पैसे नहीं दिए, और उसके शेयर हमने फॉरफीट कर लिए, और फॉरफीट करके हमने री इशू कर लिए। मैं जब तुम्हें फॉर्मेट पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम्हें बराबर बोला था कि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस शेयर कैपिटल में ऐड होता है, लेकिन वो तभी होता है जब वो शेयर री इशू नहीं होते। अगर वो शेयर री इशू हो जाते हैं तो वो पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ये बात तो खैर मैं 12th से ही, जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे से 12th से ही मैं रिपीटेशन में बोल रहा हूँ, फाउंडेशन में भी बोली है। और बैलेंस शीट में अक्सर 12th में भी बच्चा इशू ऑफ शेयर में अटक जाता था, तो मैं तुम्हें बैलेंस शीट में 3 स्टेप बताता था। जितने भी शेयर्स हो उसमें से फॉरफिटेड वाले शेयर हटा दिया करो, और री इशू वाले वापस प्लस कर दिया करो। बैलेंस शीट में तो उतने ही शेयर आते हैं, अब वो फॉरफिट कितने में हुए, री इशू कितने में हुए, हार्डली मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शेयर कितने हैं, 1 लाख, आपने उसमें से 1000 फॉरफिट कर लिए तो 99 हो गए। अब 600 आपने री इशू कर दिए तो 99,600, तो बैलेंस शीट में तो 99,600 ही आएंगे। कुछ भी हो जाए तो बैलेंस शीट में कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इसने क्या करा है गरिमा, तो इधर ध्यान दे ले बेटा, मैं समझा रहा हूँ ना अभी, पहले यहाँ देख लो। अब ये हो गया। अब हमने री इशू कितने में किए इसको, 90 में। 100 शेयर है तो 10 रुपये का डिस्काउंट है। आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है कि अगर हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो वो डिस्काउंट का पैसा भी फॉरफीचर में से ही मीट होता है, शेयर फॉरफीचर में से। इनफैक्ट ये भी पढ़ा होगा कि शेयर फॉरफीचर में जितना बैलेंस है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, काट दो, कल ही बता दिया था। जो डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो वो ना बैलेंस शीट में आता है ना P&L में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। कैश फ्लो में भी याद रखना, जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है, अभी तक पे नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो वो कहीं पे भी नहीं आया है, ठीक है।
शुरू करूं? अब है ना, ये जो एडजस्टमेंट है ना, आप इसकी बैलेंस शीट P&L के बाद देखो कुछ एंट्री वगैरह कुछ करी है क्या इसने? बस जैसे बनाता है वैसे ही बनाया है। तो मैं आपको इसकी एंट्री से समझाऊंगा, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, हाँ, ये 4 फीचर का क्या हुआ देखो। आप पहले एक बात को समझो। आप 6000 शेयर तो पहले ही फुली पेड थे और 2000 शेयर पार्टली पेड थे, लेकिन वो 40 रुपये भी हमने अक्टूबर में मंगा लिए, तो मार्च में तो ये भी फुली पेड है। तो 6 ये और 2 ये 8000 शेयर आने चाहिए बैलेंस शीट, और 8000 शेयर आने चाहिए। एक शेयर 100 रुपये का है, तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना। ये मत सोचना किसी ने नहीं दिए कुछ भी, 100 का है, 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सारे शेयर फॉरफिट होकर दोबारा रीइश्यू हो गए। तो आप 8000 को करो 100 से, बैलेंस शीट में तो 8 लाख ही आना चाहिए। देखो कैपिटल में आ रहा है 8 लाख। ठीक है, उसने क्या लिखा है 8 लाख 5000, उससे मतलब नहीं है, 8 लाख ही आना चाहिए। अब वो 5000 का क्या है वो अभी बताता हूँ मैं। पहले 8 लाख सबको समझ में आ गया। 6000 शेयर है, 4000 इधर है, 6000 और 4000 कितने हो गए 8000। अरे 6000 और 2000 कितने हो गए 8000। एक शेयर 100 रुपये का है, 8000 इंटू 100 कितने हो गए 8 लाख। अब सामने देखो, ये शेयर में से 2000 शेयर पे 100 शेयर ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, इनको हमने फॉरफिट किया और फिर 90 रुपये में हमने इन्हें री इशू किया। तो री इशू किया है तो ये समझाना जरूरी है फॉरफिचर और री इशू की एंट्री से। 12th क्लास से करते आए हो। यहाँ देखो, फॉरफिट करूँगा तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। पैसे नहीं दिए तो यहाँ आएगा टू फाइनल कॉल, इसका फोटो ले लेना अभी, और उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे वो चले जाएंगे फॉरफिचर। 100 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का है, 100 शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का है, तो यहाँ तो कितने आएंगे 10,000। फाइनल कॉल जो है वो 40 रुपये की है। अरे 40 रुपये की कॉल हमने मंगाई और सामने वाले ने 40 रुपये नहीं दिए, तो 100 इंटू 40 4000, और 6000 उसने दे दिए, शेयर फॉरफिचर में चले गए। याद आ रहा है कुछ? पहली बार तो नहीं कर रहे ना एंट्री। उसके बाद हम लोग इसको री इशू करेंगे। री इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वो कुछ हो जाता है ना, इसमें नहीं होता। ए यार तो लास्ट एंट्री कर दो जो कर रहे थे। तो देख ही लो यार, शेयर कैपिटल डेबिट टू फाइनल कॉल टू फॉरफिचर। यहाँ लिखा था मैंने 10,000, यहाँ लिखा था 4,000, यहाँ लिखा था 6,000। अब री इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दूंगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैंने पूरे 100 शेयर ही री इशू कर दिए, तो 100 इंटू 10, अरे 100 इंटू 100 10,000 आए, सिर्फ 90 है, तो ये आएंगे 9,000, 1,000 का डिस्काउंट है। अब आप पढ़ते हो कि जो फॉरफिचर का बैलेंस है वो कहाँ चला जाता है, कैपिटल रिजर्व। तो ये अकाउंट 6 से खुला है, 1000 डिस्काउंट देने में चले गए, कितने बचे 5000। तो अब मेरी बात को गौर से सुनो, समझो और दिमाग में उतारो। ये 5000 फॉरफिचर का बैलेंस है। फॉरफिचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, इसने नहीं डाला, इससे इसकी बैलेंस शीट में आ रहे थे 8,500, वो 5000 ये थे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट बोल रहा हूं मैं, 8,500 आ रहे थे ना। अब आंसर की बैलेंस शीट में क्या करोगे, 8 लाख ही लोगे और ये 5000 कैपिटल रिजर्व में डालोगे। तो देखो वो 5000 कैपिटल रिजर्व में आ रहे होंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। टिक करो, ठीक है। देखो 12 फाउंडेशन 11 सब काम आ जाता है इंटर में, और अभी फाइनल में इंटर भी फिर काम आएगी। फाउंडेशन जब फाइनल पढ़ोगे तो 11 12 फाउंडेशन इंटर, ये इतना डीप ये सिर्फ अकाउंट्स में जाता है, क्योंकि ये इतनी एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ अकाउंट्स में कर सकता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकता। ठीक है, अकाउंट्स में ये किसी भी लेवल पे जा सकता है, और मैं भी यही मान के चलता हूँ कि अकाउंट्स में वेरी वेल प्रिपेयर रहना। हर लेक्चर में तुमने मेरे मुँह से 1000 बार ये बात सुनी होगी, इनको अकाउंट्स में तुम्हें परेशान करना हो ये कर सकते हैं, इनका हक है, और तुम्हारी भी लाइबिलिटी है कि कम से कम अकाउंट्स में तो हम परफेक्ट रहे। ठीक है, अब ये एंट्री याद आ गई होगी आपको, और एक एक एंट्री से देखो मैं तुम्हें पूरा लॉजिक, शेयर कैपिटल 10 से डेबिट हुआ था लेकिन वापस 10 से शेयर कैपिटल पे, इसलिए बैलेंस शीट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पहले 8000 शेयर थे, अभी भी कितने रहेंगे 8000। एक 100 का था, अभी भी कितने का रहेगा 100 का। फॉरफिचर कितने से खुला था 6 से, 1 से इधर बंद हो गया और 5 से, इसलिए फॉरफिचर बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं।
लेकिन 5 से कैपिटल रिजर्व खुल गया तो ये बैलेंस शीट में आएगा, तो 5000 रिजर्व से सरप्लस में आ रहे होंगे। ये इफेक्ट भी एकदम क्लेरिफाई। 9000 बैंक में है, ये कैश के बैलेंस में आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि कैश का जो बैलेंस है वो तो मार्च का है और ये पैसा तो अक्टूबर में ही आ गया था, तो ये मार्च में हमारे पास कैश में आ रहा होगा। ये एंट्री भी खत्म। फाइनल कॉल की जो एंट्री है, आपने जब फाइनल कॉल ड्यू करा था तो आपने एंट्री करी होगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर जब आपने फाइनल कॉल रिसीव करा था तो आपने एंट्री करी होगी बैंक टू फाइनल कॉल। लेकिन अगर आपने ड्यू किया होगा 1 लाख से तो आपने रिसीव किया होगा 96, क्योंकि 4000 रिसीव नहीं हुआ था, तो उस समय 4000 से वो अकाउंट कम बंद हुआ था, तो वो 4000 से इधर बंद हो गया। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर रखना, कौन से खाते कैसे खुले हैं और कैसे बंद हुए। शेयर्स के साथ तो आपने बहुत खेला होगा 12th में भी और फाउंडेशन में भी, समझ गए? तो ये एडजस्टमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पूरा एडजस्टमेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है ये पूरा एडजस्टमेंट? हाँ भाई, कोई डाउट है? पक्का पक्का? तो बैलेंस शीट में 8 लाख आ रहा होगा और रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व में 5000 आ रहे होंगे। टिक कर लो भाई, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ जमाने का काम करना है। तो फटाफट ये एडजस्टमेंट तो हमने कर ही लिया। इसकी कुछ एंट्री वेंट्री फोटो वोटो आपको नहीं लेना, याद रहेगा ना आपको। बस आप जब घर पे जाओ तो ये 3 एंट्री करना पहले वर्किंग नोट में, करोगे? नेक्स्ट, अब मैं शुरू कर रहा हूँ आंसर। मैंने एडजस्टमेंट सारे बता दिए आपको। ये एडजस्टमेंट हो गया। डेप्रिसिएशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और पीपीई में से माइनस होगा, ये भी ठीक है। और ये सबके आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो ये मैंने बता ही दिया। और ये इन्वेंट्री क्लोजिंग है, ये भी मैंने बता दिया कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में आएगा, और एक क्लोजिंग स्टॉक है तो बैलेंस शीट में भी आएगा। अब मैं बैलेंस शीट और P&L बनाना शुरू करता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना। अभी हमने नामकरण भी नहीं किया है। तो सबसे पहले ऑथोराइज में देखो 15 लाख आ रहे हैं इक्विटी में, और प्रेफरेंस में 5 लाख आ रहे हैं। उसके बाद इशूड में जो है सब्सक्राइब में, प्रेफरेंस में भी 5 आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो ऑथोराइज भी वही है और सब्सक्राइब भी वही है। इक्विटी में 8 5 है, अभी 3 बार बोल दिया है, 8 लाख ही आएंगे। तो 8 और 5 शेयर कैपिटल में 13 आ रहे होंगे। देखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल में नहीं आते, तो इशूड में 13। भाई तू देखा करना यार, तू बुक में देख मेरे भाई, और आंसर में टिक करो एक एक चीज को जो बोल रहा हूं, आ गया कि नहीं हुआ। हम कर रहे हैं इसको हाथ से। उसके बाद शुरू कर रहा हूं मैं आगे। ये पूरा ऊपर का हो गया। अब परचेज, अब ये वाइन, सिगरेट और फूड स्टफ, ये सब परचेज करते हैं लोग, और सेल क्या करते हैं? वही वाइन, सिगरेट, सिगार और फूड सेल करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये तो P&L में आएगा। तो पहले P&L ही बना रहे हैं अपन लोग। तो P&L में सबसे पहले अपन लेंगे RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपन अपने हिसाब से चलेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये सेल देखो 68 और फूड की सेल देखो 57 आ रही है, 68 और 57। और अभी रुक जाना, आप सीधे नोट्स टू अकाउंट में देखो, नोट्स टू अकाउंट में आ रहा होगा दोनों। उसके बाद रुक जाओ, उसके बाद और कोई इनकम है तो देख लो। अब ये देखो, ये लोग रूम रेंट पे देते हैं, तो ये तो सर्विस में आएगा। और ये बिलियर्ड वगैरह कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रखी होगी, तो उससे पैसा आ रहा है, ये भी दोनों को प्लस करो, ये सर्विसेज है। और मेरे हिसाब से ये दोनों भी RFO में आने चाहिए, क्योंकि होटल के लिए रूम देना अदर इनकम कैसे हो सकता है? होटल के लिए रूम प्रोवाइड करना उनकी मेन इनकम है। ये सिगरेट, वाइन, फूड वगैरह ये भी इनकी मेन इनकम है कि नहीं है? इसमें ये यही चेक करना चाहता था कि आप RFO में क्या डालोगे। सब RFO में आ रहा होगा, ये दोनों मेरे हिसाब से तो आ रहे हैं RFO में। तो ये दोनों और ये दोनों को प्लस करो तो RFO आ जाएगा आपका। स्नूकर का अपडेटेड वर्जन। चलो यहाँ देखो, ये दोनों हो गए। फिर मिसलीनियस रिसिप्ट अदर इनकम में आ रही होगी, डिस्काउंट रिसीव अदर इनकम में आ रहा होगा, ट्रांसफर फीस अदर इनकम में आ रहा होगा। ऊपर और कुछ नहीं है, नीचे जा रहा हूँ। और यहाँ ट्रेड पेबल, P&L, ये ट्रेड रिसीवेबल, ये नहीं है और कुछ भी। बस अदर इनकम में यही आ रहे होंगे, ये दोनों, 1 और 2 और 3, तीनों को प्लस कर लो। 6800 कर लिया, ठीक है। सामने देखो, RFO हो गया, अदर इनकम हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, खर्चे में सबसे पहले परचेज आएगा, फिर मटेरियल कंज्यूम आएगा। तो यहाँ देखो परचेज देखता हूँ मैं इनके डेबिट साइड में, परचेज। हाँ अब देखो
इन्वेंट्री इनके पास वाइन की और फूड स्टफ की ओपनिंग में है, और वाइन और फूड स्टफ इन्होंने परचेज भी किया है, ये रहा परचेज, और वाइन और फूड स्टफ का क्लोजिंग भी है। तो अब देखो वाइन जो है वो ये लोग बनाते थोड़ी होंगे, मतलब वाइन तो लाके बेच देते होंगे, सिगरेट वगैरह ये तो लाके बेच देते होंगे, लेकिन खाना जो है वो फूड स्टफ ये लोग बनाते होंगे। तो फूड स्टफ मटेरियल कंज्यूम में आना चाहिए। गौर से मेरी तरफ देखना, फूड स्टफ, गौर से कैलकुलेटर हाथ में लो, फूड स्टफ का परचेज लो 36,200, ले लिया हो तो बताओ। 36,200। उसके बाद फूड स्टफ का ओपनिंग लो 52,60 प्लस करो, ओपनिंग में परचेज प्लस होता है 52,60, और नीचे क्लोजिंग 16,400 माइनस कर दो। मटेरियल कंज्यूम देखो 25,60 आ रहा होगा P&L में, और टिक करो उसे 25,060 जो भी है, टिक कर दिया। मटेरियल कंज्यूम के बाद अगली चीज आएगी आपकी चेंज इन स्टॉक और परचेज। अब परचेज आप लो किसका, वाइन का, तो वाइन का परचेज लो आप, ये रहा 45,800, लो टिक करो, आ रहा होगा। और वाइन का चेंज इन स्टॉक भी आएगा, तो वाइन का ओपनिंग स्टॉक कितना है, यहां से लो, ये रहा 12,800, और नीचे से वाइन का क्लोजिंग स्टॉक लो 22,500, तो 12,800 माइनस 22,500, 12,800 माइनस 22,500, नेगेटिव आएगा। देखो चेंज इन स्टॉक नेगेटिव आ रहा होगा, भाई पेन से टिक करते जाओ, बार बार बोल रहा हूं। अब सामने देखो, इस चैप्टर में फिर बोल रहा हूं, आप अपने फॉर्मेट पे स्टक रहना। पहले क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम हमने ले लिया, फिर क्या आता है परचेज हमने ले ली, फिर क्या आता है चेंज इन स्टॉक हमने ले लिया, फिर क्या आता है एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट में ढूंढो। अब मेरे पास क्या है, यहाँ बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इस चक्कर में मैंने मार्किंग नहीं करी, नहीं तो आप तो एग्जाम में पहले सारी मार्किंग कर लेना, बहुत ईजिली हो जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट कहाँ है, फूड स्टफ के नीचे, वेजेस एंड सैलरी 28,300, और नीचे आउटस्टैंडिंग भी था, वो प्लस हो जाएगा। 28,300 में आउटस्टैंडिंग प्लस कर देना, कितना था 28,300 में आउटस्टैंडिंग, बताओ ना भाई कितना आया, 29,580। तो देखो बैलेंस शीट, अरे P&L में 29,580 आ रहा है, टिक करते जाना। वेजेस एंड सैलरी हो गया, रेंट ये तो अदर में जाएगा। हाँ अब चलो, अपन तो अपने तरीके से चल रहे हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट नहीं है, तो अब अपनी आदत बना लो, इंटरेस्ट ना हो तो लोन देखो, लोन का इंटरेस्ट का रेट होगा। लोन है कहाँ है, डिवेंचर्स क्रेडिट साइड में होंगे, ये रहे 2 लाख, और उसके ऊपर रेट भी है 6%, तो 2 लाख का 6% 12,000, तो देखो फाइनेंस कॉस्ट में 12,000 आ रहे होंगे, टिक कर लो। हो गए, कितने खर्चे हो गए, मटेरियल कंज्यूम बता दिया, परचेज बता दिया, चेंज इन स्टॉक बता दिया, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बता दिया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट बता दी, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट बता दिया। अब अदर, अब सो जो बच गया हो तो सब अदर में डाल दो। कितने आएंगे देखो, ऊपर से देखो अदर में क्या क्या आएगा, ये तो ऑथोराइज हो गया, परचेज हो गया, रेंट आ रहा होगा 800-900 टिक करो, लॉन्ड्री आ रही होगी 750 टिक करो, कोल एंड फायरवुड टिक करो, कैरियर्स टिक करो, सन्ड्री एक्सपेंस टिक करो, सबसे बढ़िया अदर होता है, लाइन से ही जमे हुए होते हैं, एडवर्टीजमेंट टिक करो, रिपेयर टिक करो, रूम रेंटल ये तो इनकम में ले लिया, ये 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 भी सब टिक कर लो। फ्री होल प्रॉपर्टी पीपीई में आएगा, फर्नीचर पीपीई में आएगा, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, होगा होगा सब होगा, हो ही नहीं सकता, 100% होगा। प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन, प्रीलिमिनरी एंड फॉर्मेशन 8,000 ये भी होगा है, उसके बाद खत्म, बस प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या हुआ, सेलिंग वेलिंग को तो अदर से अलग ही हेड बना दिया। अरे अदर में ऑपरेटिंग और सेलिंग ऐसे किया, साथ में ले लो, छोटी छोटी चीज, क्या उससे फ़र्क पड़ेगा। हाँ एक साथ ही लेना, वैसे इतना लंबा फॉर्मेट है वो, क्यों उसमें वो करना। ये हो गया सेलिंग और ये सब अलग अलग आपने ले लिया। अब इसके बाद आप लोग नेट प्रॉफिट निकालोगे, नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। अब बैलेंस शीट के आइटम देख लो एक बार। बैलेंस शीट के आइटम में पहले शेयर कैपिटल मैंने बता दिया 13 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ देखो रिजर्व में आ रहे होंगे इनके पास
पहले का रिजर्व है P&L का 2 लाख, अरे पहले का P&L है 41,500, देखो 41,500 ले रखा है। और अभी P&L कितना आया था तुम्हारा 22,245, तो प्लस कर दो इसमें 41,500 में 22,245, ठीक है, ये दोनों प्लस कर दो बस 63 जो भी आ रहा है। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ले लो, ले रखा है, और ये ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट पीपी में आ जाएगी, गुडविल भी पीपी में आ जाएगी, अरे गुडविल इंटेंजिबल में आएगी पीपी में, और बाकी ऊपर लैंड बिल्डिंग वगैरह टेंजिबल में आ जाएगी। बस उसमें से डेप हटाना मत भूलना। क्या हटाना मत भूलना? डेप की रेट नीचे है, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, इस क्वेश्चन में है। कितनी रेट है? 5% फर्नीचर पे है और लैंड एंड बिल्डिंग पे 2%, ठीक है। ये सब हो जाएगा, बन जाएगी। एक बार कॉपी में इस दोनों तीनों चारों क्वेश्चन खुद से भी करने हैं, ठीक है। देखना है एक बार में फिर कितना आता है कितना नहीं। धन्यवाद।